नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। सबसे शांत इलाका कहे जाने वाले लद्दाख के लेह जिले में बुधवार को अचानक हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारी युवाओं ने पत्थरबाजी की, पुलिस से झड़प की और बीजेपी दफ्तर तक आग के हवाले कर दिया। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई है और 70 लोग घायल हो गए। स्थिति के मद्देनजर लद्दाख और कारगिल में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। ये हिंसा उस आंदोलन को लेकर हुई जिसके तहत पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर दावा किया है कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके भीड़ को भड़काया। गृह मंत्रालय ने लद्दाख हिंसा पर बयान जारी कर स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार लगातार संवाद की प्रक्रिया में लगी थी। मंत्रालय ने बताया कि 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की, जबकि उनकी मांगे पहले से ही उच्चाधिकार प्राप्त समिति की चर्चा का हिस्सा थी। सरकार ने लद्दाख में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% किया। परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया और भोटी और पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता भी दी। साथ ही 1800 पदों पर भर्ती भी शुरू हुई। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग और जेनजी आंदोलनों का हवाला देकर भीड़ को भड़काया। 24 सितंबर को लेह में हिंसक भीड़ ने राजनीतिक दल और सीईसी कार्यालय में आगजनी की, पुलिस वाहनों को जलाया और 30 से अधिक सुरक्षाकर्मी जो थे इस दौरान घायल भी हो गए। स्थिति काबू से बाहर होने पर पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई। वहीं केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि लद्दाख की लड़ाई बन सकती है पूरे देश की लड़ाई। उधर सीबीआई ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके द्वारा स्थापित एक संस्था के खिलाफ विदेशी योगदान अधिनियम या FCRA के कथित उल्लंघन की जांच शुरू की है। सवाल ये है कि अलग राज्य की मांग कितनी जायज है, लद्दाख का कितना विकास हो सका है, शांतिपूर्वक किया जाने वाला आंदोलन हिंसक कैसे हुआ, क्या हिंसा भड़काने के पीछे कोई और साजिश है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। रवि अरोड़ा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत आपका। आलोक वत्स, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुनील अत्री, नेता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत करती हूँ आपके साथ रवि अरोड़ा जी, क्योंकि राजनीतिक चर्चा करें इससे पहले एक विश्लेषण जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या स्थिति लेके इस वक्त है जो कि सामने नजर आ रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन आखिर कितनी जायज मांग है और आखिर अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो क्या विकास को पर लग जाएंगे? क्या ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारत सरकार लगातार लेह लद्दाख को लेकर जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से ही काफी सीरियस रही है और खासकर लद्दाख एक एक्स बॉडी की बात करें, डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करें तो इनके साथ लगातार भारत सरकार की बातचीत पिछले काफी समय से चल रही थी और प्रयास था कि कहीं ना जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से भूख हड़ताल पर बैठने के बाद 2 लोगों की हालत खराब होती है और उसके बाद पूरे लेह लद्दाख को पूरे बंद का आह्वान किया और जिस प्रकार के आगजनी की घटनाएं की जाती हैं, जिस प्रकार से भाजपा के कार्यालय लगा दी जाती है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं और खासकर सिर्फ आगजनी की घटना ही नहीं हुई, बल्कि जिस प्रकार जेनजी का जिक्र किया गया, नेपाल का जिक्र किया गया, अरब स्प्रिंग्स का जिक्र किया गया, तो ये अपने आप में एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं जो डीप की बात हो रही थी कि किसी प्रकार की कौन से ऐसे देश हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो भारत के अंदर भी, क्योंकि जैसे म्यांमार में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ और भारत पर भी अब कहीं ना कहीं इन लोगों की नजरें हैं, तो ऐसे में जिनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं आखिर लेह लद्दाख को किस प्रकार से वो देश से तोड़ने की साजिश रच रही है। तो ये अपने आप में एक मैसेज पहले से ही आ रहा था। उस पर जिस प्रकार की दंगे होते हैं, जिस प्रकार से पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, पुलिस वाले घायल होते हैं, 4 लोगों की मौत हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। मुझे लगता है कि भारत सरकार खासकर गृह मंत्रालय मामले पर नजर रखे हुए है और फिलहाल जो है सोनम वांगचुक पूरी तरह से जो भूख हड़ताल थी वो खत्म कर चुके हैं और वो खुद भी अपील कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कहीं ना कहीं लद्दाख एपेक्स बॉडी के जो युवा कार्यकर्ता थे
उनके अंदर जो मैसेज गया, जो जो जिस प्रकार से वहां पे हालात बने, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि आखिर इनके पीछे कौन लोग हैं, क्या ये डीप स्टेट का रोल है क्या, क्योंकि नेपाल का जिक्र करना मीडियम जी, जिस प्रकार से नेपाल का जिक्र होना, जेएनजी का जिक्र होना, अरब स्प्रिंग्स का जिक्र होना, यह एक मैसेज है, यह साफ दर्शा रहा है कि इसके पीछे डीप स्टेट का बहुत बड़ा रोल है और इसमें कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भी डीप स्टेट का साथ मिल रहा है। यह बात स्पष्ट हो रही है। तो ऐसे में एक सवाल तो खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई है कि जब तक यह जांच नहीं हो जाती, सारे तथ्य सामने नहीं आते, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बिल्कुल आलोक वत्स जी, किस तरीके से आप लोग काम करेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से वांगचुक को जिम्मेदार तो बताया जा रहा है, लेकिन फिर आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? आलोक वत्स जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। आपको मेरी आवाज आ जी रही जी, है? अब आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। देखिए, अभी होम मिनिस्ट्री ने काफी तत्परता दिखाते हुए वहां के सिचुएशन को ऑलमोस्ट कंट्रोल में ले लिया है। ये एक बहुत शांतिप्रिय देश क्या मतलब राज्य रहा है, राज्य नहीं जगह रहा है शुरू से, लेकिन एकाएक इस तरीके का वहां पर घटनाक्रम होना और जिस तरीके से हमारे देश के चारों तरफ जो स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट हुआ, जैसे कि बांग्लादेश में यंग का मूवमेंट कहूँ, स्टूडेंट का नहीं, और उसके बाद नेपाल में हुआ, इसके देखा देखी यहाँ भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो शायद स्टूडेंट्स इस तरीके का रुख अख्तियारने लग जाएंगे। इसकी एक संदेह बनी हुई है और जिसका थोड़ा रूप देखने को मिला। आपको इसको कुछ लोगों ने हवा दी, सऊदी स्प्रिंग, जेनजी, इस सब के तहत लोगों को लगाया गया, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जहां हमारे दफ्तर में भी आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, और भी जगहों पर तोड़फोड़ आगजनी हुई। तो इसकी एक आशंका बनी है कि कम से कम इस देश में जो विध्वंसक तत्व हैं, कहीं वो अपना मंशा पूरा करने के लिए इस तरीके के चीजों को बढ़ावा दे ना दे। सरकार सजग है, पूरी तरीके से स्थिति को नियंत्रण में लिया जा चुका है और सोनम वांगचुक से भी जरूरत पड़ी तो वार्ता होगी, और अगर उधर भी कोई स्टूडेंट मूवमेंट के कुछ इस तरीके के लीडर पाए जाएंगे जो उनको रिप्रेजेंट कर सके, तो उनसे भी वार्ता होगी और सिचुएशन को जितनी जल्द हो पूरी तरीके से कंट्रोल में जाया जाएगा। हालांकि आपको एक चीज बता दूं कि आजादी के बाद हमारी सरकार ने जितना काम वहाँ किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, चाहे रोड के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में हो, या वहाँ के लोगों की रिजर्वेशन बढ़ाने के मामले में हो, या वहाँ के लैंग्वेजेस को मान्यता दिलाने के मामले में हो। उनको तो इन सब बातों से अभिभूत रहना चाहिए। पता नहीं किसने उनको इस पर बहका दिया कि अभी राज्य का दर्जा और काउंसिल में मेंबरशिप की मांग उन्होंने एकाएक इस भयानक ढंग से उठाई कि जिसमें तोड़ फोड़ इत्यादि सब शामिल थे। ये डीप स्टेट का मामला लगता है, इसको लगता है कुछ लोगों ने हवा दी है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी कुछ इसी तर्ज पर बयान दे रहे थे दिल्ली में। कहीं ऐसा नहीं हो कि ये सब उसी की परिणति हो रही है कि जहां इस तरीके का मामला नहीं सॉल्व होता नजर आएगा तो लोग इस तरीके से एकजुट होकर हिंसक होते चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। सुनील अत्री जी, आप लोग किस तरीके से किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार वहां पर प्रदर्शन हुआ, क्या ये जायज है आपकी नजर में? क्या प्रदर्शन हिंसक हुआ ये जायज है, या फिर जो मांग की जा रही है वो जायज है? इन तीनों के सवाल चाहिए मुझे। जो हिंसक वो हुआ उसकी तो हम निंदा करते हैं, बाकी प्रदर्शन करना तो हर नागरिक का या हर जनता का हक है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता अगर कोई गलत चीज हो रही है जी। तो वांगचुक जी पिछले 4-5 साल से जो अनशन पे बैठे थे, उनकी बात की कोई सुनवाई हो ही नहीं रही थी।
और इसमें जो है हमारे गृह मंत्री फेलियर है, उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो लद्दाख या ये एरिया बड़ा शांत रहा है। और आप ये देखिए कि वहां पर कोई काम तो हुआ नहीं है, बल्कि वहां के नागरिक इस बात पर लड़ रहे हैं कि चाइना वहां पर कई सौ किलोमीटर अंदर घुस चुका है। और इस बात की जो है संसद में भी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन जिस टाइम चर्चा होती है प्रधानमंत्री जी सीट छोड़ के अपने जो है रूम में चले जाते हैं, वहां से टीवी पे बैठे देखते रहते हैं। तो इन चीजों से जो है ऐसे देश नहीं चलता है कि तुम जिम्मेवारी तो दूसरे के ऊपर डाल दो और अपनी वाहवाही डाल दो। तो ये चीज गलत हो रही है। प्रधानमंत्री की जो विदेश नीति है वो भी फेलियर है टोटली, आपने देखा भी होगा, उसमें लंबी चौड़ी कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो लोगों में एक असंतोष जाग रहा है और उसके फलस्वरूप जो है ये नतीजे आ रहे हैं। और जिस हिसाब से ये चल रहा है, आने वाले टाइम में हर राज्य में इस टाइप का वो होगा, क्योंकि जो उन्होंने वादे करे थे अच्छे दिन के, वो अच्छे दिन आए नहीं। मंगलसूत्र बेचने की बात कर रहे थे, मंगलसूत्र खुद ही बिकवा रहे, 1.25 लाख रुपए तोला सोना हो गया, 1.5 पहुंचने में देर नहीं लगनी। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है, देश चलाने में और बातें करने में बहुत फर्क है। मोदी जी को अपना जो है कार्य कम से कम ध्यान देना चाहिए, 2 आदमियों को छोड़ दें, बाकी जनता का साथ दे दें और देख लें तो बढ़िया रहेगा। अब बिहार में भी इस बात पे बहुत असंतोष है कि कई हजार एकड़ जमीन 1 रुपए साल की लीज पे दे दी गई है, उसमें कई लाख तो पेड़ है। जनता देख रही है, समझ रही है अब इस चीज को, लेकिन सरकार है अब इनकी, जैसा भी करें, ये गलत करें सही करें, अब आने वाले चुनाव जो है इस पर निर्णय करेंगे। जी ठीक है रवि जी, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, क्या विकास तभी संभव हो पाएगा? क्या चुनौतियां आप समझ रहे हैं? जी, मुझे लगता है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना या छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर क्या ऐसे प्रदर्शन से ये सब बातें संभव है? मैं समझता हूँ, क्या आप गन पॉइंट पे रखे सरकार को फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या आप देश के साथ धोखा नहीं कर रहे? क्योंकि सरकार सजग है। पहले भी जम्मू कश्मीर से अलग करके जिस प्रकार से लेह लद्दाख को अलग दर्जा दिया गया, तो मैं समझता हूँ यह अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज था कि वहाँ के विकास के लिए, वहाँ जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो वहाँ पे जिस प्रकार से सड़कों का निर्माण हुआ, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा मैसेज था कि वहाँ के विकास के लिए बयान आई हुई है। लेकिन उसके बाद आप एक ऐसी जगह को एक, मतलब मैं समझता हूँ कि पड़ोसी मुल्कों से का नाम लेकर वहाँ पर जिस प्रकार के हालात बने, उनके तर्ज पर आप हिंदुस्तान को चौंकने की कोशिश करो। खास कर देखिए, ऐसी ये पहले से शक था कि ऐसा माहौल हिंदुस्तान में भी पैदा करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि विपक्ष के एक नेता ने यह बयान भी दिया था कि जिस प्रकार से वोट चोरी हो रही है तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे, नेपाल की तरह, उन्होंने नेपाल की तरह का भी जिक्र किया था। तो यह एक मैसेज कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता भी इस चीज को बनाने में लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि देश की अखंडता के साथ अगर कोई बात होती है या इस प्रकार के हालात पैदा करने की कोशिश होती है, क्योंकि ये सभी जो वारदातें होती है ज्यादातर बॉर्डर जो एरियाज हैं वहीं पर होती है, जो बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से सजग है। मुझे लगता है गृह मंत्रालय पूरी तरह से नजर रखे हुए है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहाँ की आवाम को भी समझना होगा कि ऐसे प्रदर्शनों का हिस्सा ना बने, क्योंकि सरकार पूरी तरह से उनके विकास के लिए वचनबद्ध है। और खासकर 146 करोड़ आबादी वाले मुल्क के अंदर अगर हम किसी एक मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक से पहले बात नहीं हुई, सरकार की लगातार बात चल रही थी और एक स्पेशल कमेटी इस पर बातचीत चल रही है लगातार। लेकिन इस प्रकार से भूख हड़ताल करके या उनकी हालत खराब करके जिस प्रकार से बंद का आह्वान किया गया, दंगे किए गए, आगजनी की गई, यह सब एक पार्टी के कार्यकर्ता या किसी संगठन के कार्यकर्ता पर्यावरण की बात करने वाले ऐसे जो वार्तालाप नहीं कर सकते। तो इसके पीछे कौन लोग हैं जो आगजनी कर रहे हैं, इनको सर पर किसकी सरपस्ती इनको मिली हुई है, यह सब एक जांच का विषय है। क्योंकि यह गृह मंत्रालय अब पूरी तरह से मुझे लगता है इस पर नजर रखे हुए है और आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ जरूर खुलासा होगा, क्योंकि भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी आई लव मोहम्मद के नाम पर यूपी के अंदर सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। तो मतलब ऐसी वारदातें आने वाले टाइम में बहुत सारी जगह से सुनने को मिल सकती हैं। तो लेकिन सच्चाई है कि सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुए है और अपनी तत्परता से ही शायद मुझे लगता है आलोक वत्स जी, क्योंकि आप लोग को सिचुएशन हैंडल करनी होगी और ऐसे में क्या समझकर, क्या प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है ये पूरा मामला और किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाएगा, वो दिशा क्या होगी?
देखिए, हम वहां पर सर्वप्रथम तो शांति व्यवस्था कायम करेंगे। उसके बाद जो सोनम वांगचुक है और लोग हैं उनसे वार्ता करेंगे कि जो आपकी डिमांड है उसको किस तरीके से पूरा किया जाएगा, और उनको एक डेमोक्रेटिक वे में लाके उनसे समझौता या सहमति बनाने की कवायद करेंगे। और अभी जिस तरीके से हमारे पूर्व के राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे थे, अभी देश में एक आग अलग से एक प्यार बही है, इससे सांप्रदायिक ताना बाना खराब होता नजर आ रहा है। वो है आई लव मोहम्मद के जो नारा शुरू हुआ था कानपुर से, और अब वो आई लव महाकाल में बहुत जगह तब्दील होता नजर आ रहा है। तो ये सब अच्छे संकेत नहीं है भारत की अखंडता और एकता के लिए। जो भी लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। नेताओं को चाहे किसी दल के हों, ऐसी संभावनाओं को बनने देने से पहले उन्हें रोकने की कवायद करनी चाहिए, नहीं तो देश का सोशल फैब्रिक तार हो जाएगा और समाज आपसी वैमनस्यता इतनी बढ़ जाएगी जिसके संकेत भयानक हो सकते हैं, परिणाम भयानक हो सकते हैं। बिल्कुल। सुनील अत्री जी, विपक्ष होने के नाते क्या सहयोग आप लोग का रहेगा, क्योंकि आप लोग भी नहीं चाहेंगे मेरे ख्याल से कि इस तरीके से प्रदर्शन हो, क्योंकि हम लोग अपने आपसी जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां पर देख रहे हैं क्या स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में कहीं से भी उकसाया ना जाए, इसका विशेष ध्यान विपक्ष को भी रखना होगा, और इसके लिए आप लोग कितने प्रतिबद्ध? ये आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है हिंसक इसमें जो है बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। बटोगे तो कटोगे, गोली मारो सालों को, या अगर किसी ने कह दिया आई लव मोहम्मद और मैंने कह दिया आई लव नानक, मैंने कह दिया आई लव कृष्ण, तो इस पे कौन सी बात हो गई? इसमें कोई वो नहीं है। भारत जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हर एक को अपने अपने जो भगवान है या जिसको मानते हैं उसको लव करने का अधिकार है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मेन चीज होनी चाहिए हमारे देश में शिक्षा, रोजगार और बेरोजगारी को दूर करने की। आज भी हमारी जनता जो 80 करोड़ उस पे भीख के राशन पे जिंदा है, भीख कहूंगा मैं उसको, और बात कर रहे हैं हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की। तो आप खुद देख लीजिए, असंतोष तो नौजवानों में ही, नौकरियां है नहीं, कारोबार कर नहीं सकते, बताइए क्या करेगा? जब कोई जवाब आता है रूलिंग पार्टी से तो वो कहते हैं जी चाय की दुकान खोल लो, पकौड़े की दुकान कर लो, गोबर से गैस बना लो, नाले से गैस बना लो। तो इस टाइप की बातें होंगी तो नौजवान तो जो है आपको मालूम है वो तो भड़केगा ही, उसको कौन रोक सकता है? ठीक है, इसको कौन रोक सकता है? बहुत मजा। लेकिन किसी भी तरीके से रवि जी, ये जो चिंगारी निकली है इसे समय रहते बुझाना होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं अगल बगल क्या स्थिति चल रही है, और उसी से सबक लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं माफ कीजिएगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ, बुझाना नहीं होगा, इसमें संशोधन करना पड़ेगा कि ऐसी आग ना लगे। ये किस वजह से हुई? ठीक है, हिंसक चिंगारी, चलिए हिंसक चिंगारी कर देती हूँ, हिंसक चिंगारी को तो बुझाना ही होगा। रवि जी आपके पास आ रहे हैं, समाधान निकाला जाए। जी बिल्कुल। जी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से लगातार पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल मची हुई है, और कहीं ना कहीं भारत क्योंकि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी बनने की ओर अग्रसर है, तो ऐसे में भारत पर कई मुल्कों की नजर है, वो नहीं चाहते भारत आगे बढ़े। भारत जिस प्रकार से आज हथियार बनाता है, पूरी दुनिया में हथियार बेच रहा है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जिसको खासकर जिस प्रकार से भारत ने डोनाल्ड ट्रंप का बहिष्कार किया, जिस प्रकार से उनको सही आईना दिखाया, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं यूरोपीय देश भी भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रोपेगेंडा साजिश रच सकते हैं। तो भारत को सतर्क रहना होगा, खासकर भारत के आवाम को समझना होगा। दूसरी बात, कई राज्यों में ऐसे हालात आने वाले टाइम में भी बन सकते हैं, क्योंकि आप लगातार चाहे आप म्यांमार की बात करें, चाहे आप बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, अब नजर भारत पर है। और जब जो नई तस्वीरें सामने आई, खासकर वर्ल्ड ऑर्डर की, जिसमें चाइना, रशिया और भारत साथ नजर आए, उसके बाद जिस प्रकार से अरब कंट्रीज एक नई नाटो सेना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहे हैं।
ऐसे में भारत की भूमिका को लेकर और भारत के अंदर उपद्रव मचाकर कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की साजिश रचने वाले लोग अपनी साजिश रच सकते हैं। अभी हमें सतर्क रहना होगा। मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाहरी सुरक्षा से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन आंतरिक सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। और खासकर उन लोगों को पहचानना होगा जो हमारे बीच में रहकर हमारे साथ इस प्रकार ऐसा माहौल पैदा करने की साजिश रच सकते हैं। मुझे लगता है कि फिलहाल गृह मंत्रालय पूरी तरह से सतर्क है, क्योंकि ऐसा अगर कहीं मामला होगा तो उसे जल्दी ही सरकार उससे, क्योंकि भारत की जो लोकतंत्र है बहुत मजबूत है, यहाँ का जो ताना बाना है वो बहुत गूथा हुआ है। इतना आसान नहीं है भारत के अंदर ये सब पैदा करना, ऐसे हालात पैदा करना। लेकिन ये भी तय है कि ऐसे उपद्रवियों से निपटने के लिए सरकार को पूरी तरह से सतर्क रहना होगा और उन पर लगातार नजर रखनी होगी। और इसके अंदर मुझे लगता है भारत का गृह मंत्रालय पूरी तरह से मजबूत है। हमें विश्वास है भारत की सरकार पर, भारत के गृह मंत्रालय पर, भारत के प्रधानमंत्री पर, और 146 करोड़ आवाम ने उनको चुनकर भेजा है, तीसरी बार चुनकर भेजा है, तो उन पर जिस विश्वास से उनको भेजा है, तो मुझे लगता है वो अपने विश्वास पे खड़े उतरेंगे। तो इसीलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, और अब सबकी निगाहें रहेंगी इस पूरे मामले पर, आलोक वत्स जी, क्योंकि जो युवा कहीं ना कहीं अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि भाई आगे क्या विकास होगा, उनको शांत सिर्फ इसी से कराया जा सकता है कि अगर आप लोग कोई ऐसा रोड मैप या कोई ऐसा आश्वासन दे भाई कि हाँ आगे ऐसा ऐसा विकास होने वाला है। वो कैसे मुमकिन करेगी? आपने म्यूट किया हुआ है, इसको अनम्यूट कीजिए जरा। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है, चौतरफा प्रगति कर रहा है, समाज के हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है और विदेश में भी डंका फहराया हुआ है। और हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तो आके खड़े हो चुके हैं, तीसरे की तरफ जाने की कवायद में है। ये देश और मुल्क के लोग समझते हैं, लेकिन कुछ उपद्रवी तत्व जो देश की अखंडता और एकता पर प्रहार करना चाहते हैं, वह ऐसे लोगों को बल देते हैं जिससे समाज का ताना बाना खराब होता है। कौन है वो उपद्रवी तत्व? आपको क्या लगता है कौन है वो उपद्रवी तत्व? देखिए, जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेते, ऐसे किसी पर उंगली उठाना बेमानी होगा। बट मैं ये जानता हूँ कि कुछ न कुछ राजनीतिक पार्टियां या कुछ किस तरीके के संगठन जो देश की एकता अखंडता को तार करना चाहते हैं, उनका जरूर इसमें हाथ लिप्त रहा हो। ठीक है सुनील अत्री जी, जल्दी से 2 लाइन में। हो सकता है आपको मालूम ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का डंका कैसा बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पीटा है और 32 बार तो उनकी बेइज्जती करी है। संसद में राहुल जी ने पूछा था कि एक बार बोलो तो सही कि भाई ये सीजफायर आपने नहीं कराया, तो उनके मुंह से डोनाल्ड ट्रंप का डे भी नहीं निकला। और दूसरा जो है, अभी उन्होंने कल फिर बेइज्जती कर दी कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं बोलता। तो अमेरिका तो जो है तुम्हारे पर टैरिफ लगा रहा है, तुम्हारे नागरिकों को प्लेन में बैठाता है, हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल करके अमृतसर में तुम्हारे 8 हवाई जहाज उतार दिए उसने। इतनी बेइज्जती तो आज तक कहीं भी नहीं हुई, किसी की भी नहीं। नेपाल जैसा छोटा सा कंट्री, वो भी अपने नागरिकों को जो है उसमें अपने प्लेन में लेकर के आया था। तो डंका पति का डंका तो सिर्फ ये हमारे चैनलों पे बज रहा है, बाकी कहीं चैनल पे नहीं बज रहा। आज जो है देश के अंदर हालात क्या हैं वो देख लीजिए। मोदी जी की सभा में आदमी तक नहीं आते हैं, कोई भीड़ भी नहीं होती है। तो मोदी जी ने तो देश का तो है, आप उन्हें मालूम है कि क्या उन्होंने क्या अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँचा दी। फिलहाल स्थिति ये देखना होगा कि आखिर लेह की जो स्थिति है वो किस तरीके से संभाली जाती है और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे किस तरीके से भारत सरकार सबक लेती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।